हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। तो आज का हमारा टॉपिक है फैस्कियोला, दैट इज़ लीवर फ्लूक। हम इसके बारे में डील करेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजीज़ कैसी होती है, इसका लाइफ साइकिल कैसा है, पैथोजेनेसिटी क्या है और प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है। एंड दीज आर सम रेफरेंसेस। सो सबसे पहले हम डील करेंगे कि फैस्कियोला का आपका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। सिस्टमैटिक पोजीशन हमें बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम, फाइलम, क्लास, इसमें कौन से उससे बिलोंग करता है। तो जो फैस्कियोला है वो किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर एकाइनोस्टोमिटा स्टोमिडा, जीनस फैस्कियोला एंड स्पीशीज हेपेटिका। ओके, तो ये सिस्टमैटिक पोजीशन है। अगर एग्जाम टाइम में कभी भी आपको कभी भी लिखने के लिए आता है किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो आपको सबसे पहले उसका क्या लिखना है, सिस्टमैटिक पोजीशन, तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, नाउ मॉर्फोलॉजी से डील करते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे इमेज है ये है फैस्कियोला का, जिसे हम लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। ओके, फैस्कियोला हेपेटिका ऑल्सो नोन एज द कॉमन लीवर फ्लूक और शीप लीवर फ्लूक। फैस्कियोला हेपेटिका को कॉमन लीवर फ्लूक या शीप लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। फैस्कियोला जाइजेंटिका आर लार्ज लीवर फ्लूक, और जो फैस्कियोला जाइजेंटिका जो स्पीशीज़ है जाइजेंटिका फैस्कियोला की, वो उन्हें लार्ज लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो लार्ज होते हैं साइज में। ओके, Trematodes of genus Fasciola are among the most successful globally dispersed helminths and have a major impact on humans and their livestock. देखिए ट्रिमेटोड्स क्या है, क्लास है फैस्कियोला की, राइट, यहाँ पे पढ़ा था हमने। तो ट्रिमेटोड्स के से जो क्लास ट्रिमेटोड्स से जो ट्रिमेटोडा से जो बिलोंग करती है फैस्कियोला जीनस, उस वो ऐसी जीनस है जिसके जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्लोबली ज़्यादा लेवल पे क्या है, डिस्पर्स्ड है, और उनका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे और उनके लाइफ स्टॉक पे बहुत होता है। Their success can be attributed to many physiological adaptations that allow them to infect and develop within their mammalian host. इनका ये सक्सेस का कारण है इनकी ऐसी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जो इन है मैमेलियन होस्ट के अंदर ग्रो करने में और उनको उनके अंदर डेवलप करने में और उनको इन्फेक्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इनका बॉडी जनरली ओवल होता है, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। ओके, डॉर्सो वेंट्रली से क्या मतलब होता है, देखिए जो डॉर्सल साइड होती है वो होती है बैक वाला साइड, जो बैक पोर्शन होगा। ओके, और वेंट्रल साइड क्या होता है, बैली पोर्शन। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है या कोई भी वॉर्म है, तो इसका ये जो सरफेस के टुवर्ड्स जो इसकी साइड है ये इसका वेंट्रल साइड होगा, और इसका जो ऊपर की तरफ जो साइड है दैट इज डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल और वेंट्री फ्लैटेड है, मतलब पूरा फ्लैट होता है, चिपटा हुआ, ठीक। एंड लुक्स लाइक अ लीफ, इसका स्ट्रक्चर लीफ की तरह ही होता है। अब जब एनसीईआरटी की बुक में भी आपने इसका डायग्राम देखा होगा तो इस तरीके से बनाते से, और जब आपको स्पेसिमेन दिखाएंगे ये तब भी ऐसे दिखता है। ओके, लेंथ इसका 1.5 से 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ 5 to 1.5 सेंटीमीटर होती है, वेरी करती है। माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड द इंटीरियर ओपनिंग, देखिए ये इसका हो गया एंटीरियर पोर्शन एंड दिस इज पोस्टीरियर। एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर साइड पे इसका माउथ होगा, ओके, और पोस्टीरियर साइड पे इसकी एक्सक्रीटरी ओपनिंग होती है। इसके अलावा माउथ के अराउंड, जैसे मान लीजिए माउथ है और माउथ को सराउंड किए होते हैं सकर्स जो सकिंग में हेल्प करते हैं, तो माउथ के अराउंड क्या पाए जाते हैं, ओरल सकर्स पाए जाते हैं। और वेंट्रल साइड पे याद रखिएगा, वेंट्रल साइड, क्योंकि जो बैली वाला साइड है, अगर इसको चिपकना होगा, मान लीजिए ये कोई भी सरफेस है, ह्यूमन इंटेस्टाइन है मान लीजिए, अगर इसको चिपकना है तो ये बैली वाले पोर्शन से वो करेगा। तो यहाँ पे वेंट्रल साइड पे एक सकर होता है जिसे बोलते हैं वेंट्रल सकर। अभी मैंने बताया था कि जो इसका बैली वाला पोर्शन है जिस साइड से अडहेयर करेगा वो वेंट्रल साइड होगी, और उस साइड पे सकर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलेंगे वेंट्रल सकर्स। तो वेंट्रल सकर्स इनको एडहेरिंग में हेल्प करते हैं, वहाँ पे ये चिपक जाते हैं, एडेशन करते हैं, और फिर वहाँ से जो ओरल सकर्स हैं वहाँ से क्या करेंगे, सकिंग करेंगे। तो माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर पोर्शन पे माउथ होता है। ओरल सकर इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर अराउंड द माउथ, माउथ के अराउंड एंटीरियर पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओरल सकर्स। वेंट्रल सकर्स प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड एंड इट इज़ हेल्पफुल इन एडेशन, जो वेंट्रल साइड पे है वेंट्रल सकर्स होंगे जो एडहेयर करने के लिए हेल्पफुल होंगे। अबव द वेंट्रल सकर अ स्मॉल जेनाइटल ओपनिंग इज प्रेजेंट। वेंट्रल सकर, अगर मान लीजिए ये अगर यहाँ पे बताऊँ, मान लीजिए ये वेंट्रल साइड की ओपनिंग है, तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा, वेंट्रल सकर पाया जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर क्या होती है, जेनाइटल ओपनिंग होती है। ओके,
ए स्मॉल एक्सक्रेटरी ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर। तो और जो स्मॉल आपका क्या है एक्सक्रेटरी ओपनिंग है वो एक्सटीरियर में प्रेजेंट होती है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। ये देखिए जो जनरली यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी अभी हमने डील करी ना, ये इसका अडल्ट फॉर्म का था। इसके अलावा इसमें एग फॉर्म में, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, आपको पता होगा आई होप कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके से होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या तो डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट। जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब जैसे हमारा अडल्ट फॉर्म दिखता है कि एक सर है, दो पैर है, दो हाथ है, इस तरीके से बॉडी के रेंज है, हम उसी फॉर्म में दिखते हैं, तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। बट जहाँ पे लार्वल स्टेजेस आ जाती हैं उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो लीवर फ्लूक भी इनडायरेक्टली डेवलपमेंट करता है। आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये कैसा डेवलपमेंट शो करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर कभी भी कोई बोले कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें लार्वल स्टेजेस हैं। जो अडल्ट फॉर्म है और जो यंग है उसका वो फॉर्म डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पे इसकी लाइफ में डिफरेंट फॉर्म पाई जाती हैं। एग मिलेगा आपको, लार्वा मिलेगा और आपको अडल्ट मिलेगा। ओके, देखिए एग जो होगा ओव्यूइड होगा शेप में एंड एक्सक्रीटेड विद द बाइल इनटू द डिओडनम एंड देन पास्ड आउट अलॉन्ग विद द स्टूल इट कैन डेवलप इनटू वाटर। देखिए ये क्या करता है, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है डिओडनम में और उसके बाद आपका कहाँ स्टूल में पास आउट हो जाएगा। ओके, और ये सिर्फ वाटर में डेवलप कर सकता है। नाउ इसका लार्वल फॉर्म भी तीन स्टेजेस में आपको लार्वा मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मिरासीडिया लार्वा, जिसे मिरासीडियम बोलते हैं, सरकेरिया एंड मेटासरकेरिया। ओके, नाउ अडल्ट का तो हमने पढ़ लिया कि लार्ज होता है, ब्रॉड और फ्लैट बॉडी होती है, लीफ शेप होगा, स्मॉल ओरल्स एंड वेंट्रल सर्कल्स होंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या, देखिए लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कि ये डायजेनेटिक लाइफ साइकिल लीड करता है। डायजेनेटिक मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, एक प्राइमरी होस्ट एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन बींग होता है और सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ह्यूमन के साथ डील करते हैं। मान लीजिए एक ह्यूमन बींग है जो इन्फेक्टेड है। तो इन्फेक्टेड है तो उसके स्टूल के थ्रू, स्टूल या फीकल मैटर के थ्रू क्या निकलेंगे, एग्स रिलीज होंगे। तो एग्स रिलीज हो गए आपके फीकल मैटर के थ्रू बाहर। अब ये जो एग्स हैं किसी तरीके से ये जो एग्स हैं किसी तरीके से कहाँ पहुँच गए हैं, वाटर में। वाटर में जिस फॉर्म में एग पहुँचता है वो अनएम्ब्रियोनेटेड स्टेज होती है। और वाटर में ही हमने ये वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था, 5th वाली स्लाइड में, कि जो आपके एग हैं वो वाटर में ही डेवलप कर सकते हैं। तो इसका डेवलपमेंट होगा वाटर में और ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग से एम्ब्रियोनेटेड एग वाली स्टेज में चला जाएगा, जिसके बाद एम्ब्रियोनेटेड एग में से मिरासीडिया लार्वा फॉर्म रिलीज होती है। पहली फॉर्म पढ़ी थी दैट इज मिरासीडिया, तो ये फॉर्म एम्ब्रियोनेटेड एग में से वाटर में रिलीज हुआ। अब ये जो मिरासीडिया लार्वा होता है ये इसमें कैपेसिटी होती है कि स्नेल बॉडी को पेनिट्रेट कर देता है। स्नेल बॉडी को पेनिट्रेट करके कहाँ चला गया है, स्नेल के अंदर चला गया। स्नेल के अंदर मिरासीडिया लार्वा का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये स्पोरोसिस्ट स्टेज बनाता है, फिर रेडिए एंड लास्ट में इसका बनता है सरकेरिया स्टेज। ये जो सरकेरिया स्टेज है ये बॉडी से बाहर निकल जाती है, किसके, बॉडी से आउट हो जाती है, किसके, स्नेल के। तो जो सरकेरिया वाली स्टेज है वो आ गई आपकी बॉडी के थ्रू बाहर, बॉडी से बाहर आ गई। तो सरकेरिया स्टेज जो वेजिटेशन है वहाँ पे रहेगी, मतलब जो भी वहाँ पे का ग्रासेस वगैरह है उसके ऊपर आप रिलीज हो गई है सरकेरिया स्टेज। ओके, अब क्योंकि अभी उस जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, उसको तो ह्यूमन बॉडी या स्नेल का बॉडी चाहिए अपना डेवलपमेंट करने के लिए। तो बाहर वो, ताकि अब देखिए वो बाहर कितने भी लंबे टाइम तक रह सकता है, राइट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कब किसके अंदर एंटर करेगा या कितना लंबा टाइम चाहिए उसे एंटर करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक्सीडेंटली होती हैं। मान लीजिए इस ग्रास के ऊपर यहाँ पे मेरा सरकेरिया लार्वा है और ह्यूमन बींग आएगा, अब वो कितने बातें हो जाती है कि कितने टाइम में ही अपने सेकेंडरी मतलब होस्ट के अंदर एंटर करेगा, वो मैटर कर जाता है। ओके, तो तब तक ये ऐसा तो रह नहीं सकता अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ये क्या करता है, अपने अराउंड सिस्ट बना देता है। इसके अराउंड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, इंसिस्टेशन प्रोसेस होती है और जो फॉर्म होता है दैट इज मेटासरकेरिया स्टेज। तो तीनों स्टेज आ गई, मिरासीडिया स्टेज यहाँ पे आ गई थी, सरकेरिया, और यहाँ पे आ गई मेटासरकेरिया। अब मेटासरकेरिया स्टेज ह्यूमन बींग के अंदर एंटर करती है। तो चूँकि मेटासरकेरिया स्टेज से ह्यूमन बींग को इन्फेक्शन होता है, तो मेटासरकेरिया स्टेज इज एन इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन बींग्स। ये इन्फेक्शन कॉज करेगी। डिओडनम में इसका एग्जिस्टेशन होता है, मतलब डिओडनम में जाके इसका एग्जिस्टेशन हो जाएगा, सिस्ट बाहर निकल जाएगा। ओके,
नाउ इंटेस्टाइनल वॉल को ये पेनिट्रेट करते हुए पेरिटोनियल कैविटी में जाते हैं, लीवर में, एंड देन बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट के अंदर ये क्या करेंगे आपका कि जो अडल्ट फॉर्म ये जो एग था, सॉरी, जो आपका ये मेरा मेटासर्केरिया स्टेज थी, ये मैच्योर अडल्ट में चेंज हो जाएगी। और अडल्ट हैं तो ऑब्वियसली वो एग रिलीज़ करेंगे। एग इनके कैसे होंगे? आपके अनएम्ब्रियोनेटेड एग होंगे। अब चूँकि बॉडी से जब अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन है जो कि इसकी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसका किस स्टेज में डायग्नोसिस हो सकती है? ये वाली एग वाली। उसका स्टूल टेस्ट किया जाएगा। उसके स्टूल में आपको इसके फेस्टिक्योला हेपेटिका के क्या मिलेंगे? एग्स मिलेंगे। तो अगर किसी के स्टूल में आपको फेस्टिक्योला हेपेटिका के एग्स मिल रहे हैं, मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। अब ये देखिए, ये डायग्राम अपने आप में बहुत सफिशिएंट है पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ये एम्ब्रियोनेटेड एग थे, ये रिलीज़ हुए वाटर में एम्ब्रियोनेटेड एग बन गया, और ये क्या रिलीज़ करता है? आपका मिरासीडिया लार्वा रिलीज़ करता है, जो स्नेल्स की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। स्नेल्स की बॉडी के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है स्पोरोसिस्ट में, रेडियई में, एंड फाइनल बनता है सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा फ्री लिविंग होता है, तो ये वाटर में क्या करता है? सॉरी, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ये अपने इस एग्जिस्ट करेगा और मतलब ट्रैवल करेगा, और जब ये प्लांटेशन के ऊपर आपका या वेजिटेशन के ऊपर जब ये जाएगा तो ये कैसा कर लेगा? सिस्ट के फॉर्म में चल जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाहर से सिस्ट बन गया है, इसका एक्सिस्टेशन हो गया है, और ये कैसी फॉर्म में बन जाएगा? मेटासर्केरिया स्टेज पे। मेटासर्केरिया स्टेज ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी कैटल्स के अंदर जाएगी, और उसको क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। उसके अंदर जाके ये डियोडनम की वॉल को पेनिट्रेट, इंटेस्टाइनल एग्जिस्ट करते हैं डियोडनम में, और फिर इंटेस्टाइन की वॉल को पेनिट्रेट करेंगे, लीवर में जाएंगे बाइल डक्ट के थ्रू, और बाइल डक्ट में क्या होता है? इनका डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है? मैच्योर होते हैं। ओके, और फिर ये मैच्योर हो गए तो एग रिलीज़ करेंगे, वापस से यही प्रोसेस चलेगा। तो ये जो आपका लाइफ साइकिल, ये वाला पेज है आपका, ये वाला स्लाइड है, ये काफ़ी अपने आप में पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से लीड करती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है अभी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिटी पे मूव करते हैं। देखिए, फेस्कियोला हेपेटिका की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम फेस्कियोलिसिस बोलते हैं। ये हाईली पैथोजेनिक पैरासाइट डिजीज़ है जो ह्यूमन और उसके लाइव स्टॉक को बहुत इफेक्ट करती है। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? फ्लैटवर्म्स, क्योंकि वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्लेटीहेल्मिन्थ्स को फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, जो किसकी वजह से होगी? फेस्कियोला। और फेस्कियोला को और क्या कहा जाता है? लीवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक की जो फेस्कियोला है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं फेस्कियोलिसिस। Liver flukes are extremely successful parasite and infection has been documented in human and a range of ruminants including sheep, cattle, goats, buffalo, camelids. इनका जो इन्फेक्शन है सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, ये आपके रूमिनेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं। रूमिनेंट्स कौन? जिनमें रूमिनेशन होता है। ओके, गाय भैंस जैसे कैटल्स वगैरह हो गए, ये सब। These causative agents cause infection when an individual accidentally ingests swallowing parasite contaminated food or raw water crashed or the other contaminated fresh water plants. देखिए, ये जो कॉजेटिव एजेंट है ना, जिसकी वजह से हो रहा है, दैट इज़ आपका मिरासीडिया स्टेज, जो मेटासर्केरिया स्टेज आती है आपकी, वो फेस्कियोला हेपेटिका का जो फॉर्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अब उसको कोई भी इंडिविजुअल है वो खुद तो मतलब जानबूझ के तो लेगा नहीं उसे, तो ये इसका बॉडी में इंजेक्शन ये एक्सीडेंटली होता है, आपकी बॉडी में एक्सीडेंटली एंटर करती है। कैसे एंटर कर सकती है? अगर आप कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, आप ऐसी घास को खा रहे हैं जो ऐसी वाटर ग्रास को खा रहे हैं, या वाटर प्लांट्स को खा रहे हैं जो ऐसे पानी में उग रहे हैं जिसमें कंटामिनेशन है इसका हाथ तक काफ़ी। ठीक है, तो वाटर क्रश क्या है? आपका एक प्लांट है जो ईडेबल होता है और वाटर में पाया जाता है। तो ऐसे जो कंटामिनेटेड फूड है, या कंटामिनेटेड वाटर क्रश है, या कंटामिनेटेड अदर वाटर प्लांट्स हैं, इनको खाने से आपको क्या हो सकता है? फेस्कियोलिसिस हो सकता है। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इन्फेक्शन पर्सन से पर्सन नहीं फैलता है। ओके, अब फेस्कियोलिसिस 4 अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होता है। सबसे पहला इसका इनिशियल इंक्यूबेशन फेज। देखिए, इनके फेज़ के नेम ही इनका जो फेज है उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इंक्यूबेशन में मतलब इंक्यूबेट होते हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपको बहुत कम सिम्टम्स दिखेंगे या बिल्कुल सिम्टम्स नहीं दिखने वाले। तो इंक्यूबेशन का जो फेज़ चलता है इसका कुछ दिन से महीनों तक चल जाता है, 3 महीने तक इंक्यूबेशन फेस चल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेसिव और एक्यूट। इन्वेसिव मतलब वो आपकी बॉडी में इन्वेट करने वाले हैं।
तो आपको इस फेज़ में बहुत सारे सिम्टम्स दिखने वाले हैं, जैसे कि फीवर, मेलेसी, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, यूट्रिक एरिया, एनीमिया, जॉन्डिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे ऐसे सिस्टम हैं जो आपको फेस्कियोला हेपेटिका की इन्वेसिव फेज़ में दिखेगा। ओके, लेटेंट फेज, लेटेंट मतलब छिपा हुआ, तो डेफिनेटली इसमें भी आपको बहुत कम सिम्टम्स दिखने वाले हैं। और लास्ट स्टेज होती है इसकी क्रॉनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव फेज, जिसको डेवलप होने में से मंथ और ईयर्स लग जाते हैं। ओके, इन दिस फेज इन्फ्लेमेशन अगर, इस फेज में इन्फ्लेमेशन होता है बाइल डक्ट्स में, गॉल ब्लैडर में, और मे लीड टू द गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, एज वेल एज फाइब्रोसिस भी हो सकती है। ओके, तो क्रॉनिक फेज में काफ़ी दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। द डेथ रेट इज सिग्निफिकेंट इन बोथ कैटल्स एंड गोट्स, कैटल और बोथ गोट्स में इनका डेथ रेट, मतलब इसकी वजह से होने वाली डेथ काफ़ी ज़्यादा है। 67.55% कैटल्स में है एंड 24.61% गोट्स में दिखी गई है। बट ह्यूमन बींग्स में इसका जो नंबर है डेथ रेट वो बहुत लो है। ओके, नाउ इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, अभी तक इसका कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको खुद के प्रिवेंशंस करने हैं, राइट। तो इन सम एरियाज ऑफ वर्ल्ड वेयर फैस्कियोलिसिस इज फाउंड एंडेमिक, एंडेमिक क्या होती है? ऐसी डिजीज़ जो या कोई भी ऐसी चीज़ जो उस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, तो एंडेमिक मतलब उस एरिया, फैस्कियोलिसिस इज फाउंड एंडेमिक, जो प्लेसेस होती है वहाँ जहाँ पे फैस्कियोलिसिस पाई जाती है। स्पेशल कंट्रोल प्रोग्राम्स आर इन प्लेस और आर प्लान्ड, तो स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि उनको, अब ऑब्वियसली अगर ये एरिया है जहाँ फैस्कियोलिसिस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको ह्यूमन बींग्स या उनके लाइफ स्टॉक को अफेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जो लोगों को फैस्कियोलिसिस के टूवर्ड्स क्या करें, आपका उनको जागरूक करें। ओके, द टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर्स डिपेंड ऑन द सेटिंग, अब किस टाइप का आप कंट्रोल मेजर लेते हैं ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एपिडेमियोलॉजी पे, इकोलॉजी पे और उसके कल्चर फैक्टर्स पे। देखिए क्या क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं और किस इकोलॉजी में वो रह रहा है और उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। अब एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो इन्वेस्टिगेट करती है सारे फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करेगी, और ये फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी कि कौन सा फैक्टर उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो फैक्टर्स उसकी प्रेजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, और जो उसके एब्सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको एज एडवांटेजेस यूज़ किया जाएगा। ओके, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ एंड द सेल ऑफ वाटर क्रेस एंड अदर एडिबल प्लांट, वाटर प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए चूँकि जनरली इसका जो सर्केरिया स्टेज है वो वाटर में ही होता है, और सर्केरिया से जो वेजिटेशन पे जाएगा तब ये मेटासर्केरिया, मतलब वाटर एक मीडियम बन रहा है इसके ट्रांसमिशन का, तो वाटर प्लांट्स जिन पे ये एडहेयर हो जाएंगे या उन पे इनके आपका सिस्ट चिपक जाएगा या उसके ऊपर रहेगा, तो उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उनको हाईली मतलब आप समझ रहे हैं कि आप एक इन सेंस आप ये कह सकते हैं कि उसको काफ़ी अच्छी कंडीशन में उसको वहाँ पे रखा जाना चाहिए। आप उनको देख रेख के साथ उनको क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, और ये भी चेक होना चाहिए कि किस टाइप का आप मतलब कितना अच्छा आप एडिबल प्लांट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ओके, या सेल कर रहे हैं। इंडिविजुअल पीपल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय नॉट ईटिंग रॉ वाटर कैस, और रॉ अगर देखिए स्पेशली ऐसे एरिया जहाँ पे फेस्कियोला के लिए एंडेमिक रीज़न है, जो फेस्कियोला के लिए एंडेमिक है उस रीज़न में, तो आपको जो वाटर प्लांट्स हैं या कोई भी प्लांट्स हैं आपने रॉ खाने ही नहीं है। ओके, और जहाँ ट्रैवलर्स की बात है, जब वो ऐसे पुअर सैनिटेशन वाले एरिया में ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से अपने आप को सेफ रखना चाहिए। और जो वेजिटेबल्स फील्ड में ग्रो की जाती हैं, ऐसे फील्ड्स में जहाँ पे उन्हें पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू क्या किया जाता है, इरीगेटेड किया जाता है, तो ऐसे खाने को भी ऐसी जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको हाईली अच्छे तरीके से कुक करके आपको उन्हें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या डील कर लिया है, उसका सिस्टमैटिक पोजीशन, उसका मॉर्फोलॉजी और हमने डील कर लिया है कि उसकी कितनी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइफ साइकिल कैसे चलती है, क्या पैथोजेनेसिटी है और किस तरीके से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, दैट इज़ बायोलॉजी विद जागृति, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इससे पहले भी जितनी सारी मैंने स्लाइड्स डाली हैं, आपका वीडियोस डाली हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लेके,
उसमें सारी स्लाइड्स हैं, तो आपको वहाँ सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।